और आप ही लोगों को ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जी का भी स्टेज पर मैं उनको बुलाना चाहूंगी। उनका स्वागत है। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जी जो फाउंडर है और सीईओ वैक्सीन बडी के और डायरेक्टर है शिव कृष्णा हॉस्पिटल के। वेलकम सर। तो सर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उन पर भी एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर सेशन की शुरुआत। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव प्रख्यात चिकित्सक। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जाने माने चिकित्सक हैं। वैक्सीन बडी के संस्थापक के साथ साथ शिव कृष्णा हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं। देश के बेहतरीन पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं। जनता की सेवा करने का बड़ा अनुभव है। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। चिकित्सा जहां उनका पेशा जरूर है, लेकिन इस पेशे के जरिए वो सीधे जनता की सेवा में जुटे हैं। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव के सेवा भाव की वजह से लोगों को सस्ता इलाज मिल पाता है। इसके अलावा गरीबों की मदद के लिए डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव हमेशा तैयार रहते हैं। आप अपने सेवा भाव की वजह से समाज के लिए मिसाल हैं। तो अपने सेवा भाव की वजह से आप सभी लोग समाज के लिए एक मिसाल है। और नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी। इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा। डॉक्टर राजेश, सबसे पहला सवाल आपसे ही। एक वो दौर हमने कोविड का देखा और वो दौर फिर आ सकता है। डर भी लोगों के जहन में, इस वजह से वो यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब लोग अपनों की लाश नहीं ले रहे थे, डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दे रहे थे, उस समय लोगों का इलाज करना कितना टफ रहा होगा आप लोगों के लिए। सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोविड का जो पीरियड था ना, वो हम सभी के लिए बहुत दर्दनाक पीरियड था। कोविड में हमने अपने लोगों को बहुत लोगों को अपनों को खोया। मैं खुद भी कोविड से पीड़ित हुआ 21 में, अप्रैल 22 में जो मेजर वेव आई थी, जिसके अंदर बहुत कैजुअलिटी हुई थी। एग्जैक्टली। तो भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि वैसा दौर ना हो। वैसे हमारी सरकार ने इस फील्ड में ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। वैक्सीनेशन देखिए, हमारे यहाँ पे लगभग 80-90% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो आगे की जो संभावना है वो ये है कि वो दूसरे की जिंदगी बचाने की चाहत अपनी जिंदगी से बढ़कर कैसे रहती है, वो फीलिंग कैसी है, वो हम आम लोगों को समझाइए जो डॉक्टर नहीं है। देखिए, जब अपनी जिंदगी किसी प्यारी नहीं होती। जब आप 12th जब पास करते हैं, जब डॉक्टर बनने की आपकी इच्छा होती है, उस टाइम पे ही होता है कि भाई हमें कुछ ऐसा करना है कि समाज हमें एक उच्च नज़रिए से देखे कि हाँ, हमने समाज के लिए कुछ किया है। और जब किसी मरते हुए की हम अगर कोई ज़िंदगी बचाते हैं तो हमें बहुत प्राउडली होता है कि हाँ, हमने ये जो डिसीजन लिया अपने डॉक्टर बनने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। डॉक्टर महिमा, आपके सामने उस समय क्या डिफिकल्टीज थी, क्या चुनौतियाँ थी? उस टाइम पे हमें खुद को भी सेव करना था और पेशेंट्स की घर में बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी 2 डॉटर्स हैं। तो वो एक चैलेंज नहीं था कि आप बच्चों को इन्फेक्ट ना कर दें गलती से? हाँ, इसीलिए हमें खुद को भी सेव करना था उस डिजीज़ से। और पेशेंट जो हमारे सामने इतनी शिद्दत से आ रहे थे, उनको भी सेव करना था, उनका भी ट्रीटमेंट करना था। तो प्रॉब्लम्स तो थी काफ़ी, बट हाँ, सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे ट्रीट करने में कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर शिशिर, कितना टफ था वो दौर, इसके बारे में भी उन बातों का जिक्र करिए। और साथ ही साथ अब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे जो देश हैं, वहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। बूस्टर डोज को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है जितनी कोविड की फर्स्ट और सेकेंड डोज को लेकर थी। देखिए, वो दौर जैसा सबने कहा और सबने माना कि वो बहुत ही मुश्किल दौर था सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप डॉक्टर जब बनते हैं ना, तो सेवा सबसे पहला धर्म होता है। मैं मानता हूं कि उन लोगों को ही इस फील्ड में आना चाहिए जिनके अंदर सेवा भाव है जी। और ये बहुत सारे डॉक्टर्स में है, 99% डॉक्टर्स में है।
तो उस टाइम पे हम अपनी ड्यूटी समझ के इस काम को हमने अंजाम दिया। संसाधन थोड़े लिमिटेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसी चीज के लिए हम कभी तैयार थे ही नहीं। बिल्कुल एक्सपोजर था हमारे ये लिए। बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, तो उसके लिए पहले से कोई तैयारी हो पाना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है, तो हमारे लिए अब ज़रूरी है कि हम उस सीख से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो जैसा अभी सर ने भी कहा कि वैक्सीनेशन की कवरेज हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन उस दौर में भी एक बात अजीब हुई कि हमारी जो रूटीन वैक्सीनेशन है उनकी कवरेज काफ़ी डाउन हो गई। आज हम देख रहे हैं कि मैं इसी पर आने वाला था कि जो बाकी इम्यूनिटी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए, और इसके साथ साथ जो माल न्यूट्रिशन को लेकर लगातार कोशिशें की जाती वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है वो कोविड पे रहा। तो उसकी वजह से जो हमारे रूटीन प्रिवेंटिव हेल्थ इंटरवेंशंस रहे वो कहीं ना कहीं उन पे ध्यान नहीं गया, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से जो बीमारियां हैं जो वापस आ रही हैं, जैसे मीज़ल्स है। आपने देखा हो कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कई जगह मीज़ल्स के आउटब्रेक्स हो रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस दौर में लोगों का ध्यान कोविड की तरफ रहा और अपनी उनकी प्राथमिकताएं नहीं रहीं, और शायद कहीं ना कहीं हमें अंदर ये कॉम्प्लिसेंसी आ गई कि शायद इनकी ज़रूरत ही नहीं है, खाली मेन ये है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उन सब चीज़ों को देखें। आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ भी उतना ही ध्यान दें, और जो हमारी वैक्सीन, जो हमारी ताकत है, उनको भी हम अच्छी तरह से यूज़ करें जितना उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है जी। और सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उसको भी हम समझें और उसे हम यूटिलाइज़ करें। एडल्ट वैक्सीनेशन का कवरेज तो बहुत ही मिनिमल है, जबकि उन्हें भी, और ख़ासकर जो हाई रिस्क के केसेस हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, तो हमें उससे ज़रूरत। डॉक्टर राजेश, अब आने वाले वक्त में चुनौतियां किस तरह से देखते हैं? क्या बूस्टर डोज को लेकर और ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है? नेजल वैक्सीन पर आपका क्या सोचना है? आने वाले समय में वैसे सभी लोग बहुत जागरूक हैं कोविड को लेके, कि उन लोगों ने ऐसा दौर देखा है पीछे कि अब सब लोग वैक्सीन के लिए बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड है। सब लोग बूस्टर डोज के लिए भी रेडी हैं, ले रहे हैं लोग, बहुत लोगों ने ले ली है, कुछ लोग रह रहे हैं तो वो ले लेंगे। और जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि चाइना, जापान, कोरिया, इन कंट्री में कोविड बढ़ रहे हैं केसेस, तो इससे भी लोगों में थोड़ा भय है, उससे भी लोग वैक्सीनेशन तो लेंगे ही, और लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शिशिर, बाकी वैक्सीन्स को लेकर उतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है जितना कोविड को लेकर जो डर था, डर की वजह से अवेयरनेस कई बार होता है, हम सब समझते हैं। आपने बिल्कुल कहा कि हम मतलब जिसका खतरा हमने देख लिया है उससे हम डरते हैं, हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी वैक्सीन की वजह से वैक्सीन की ऐसी ताकत रही कि कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल कर ली। कुछ बीमारी ऐसी थी जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पूरी दुनिया से आज स्मॉल पॉक्स की बीमारी खत्म। हाँ, पोलियो बिल्कुल इरेडिकेशन के एकदम करीब हैं हम, है ना। तो ये सारी बीमारियां ऐसी, तो बहुत सारी जनरेशन ऐसी आई जिन्होंने वो बीमारियों को देखा ही नहीं, उन्हें समझा ही नहीं, उसके खतरे को वो समझ नहीं पाए, तो उन्हें लगता है कि वो वैक्सीनेशन शायद अब ज़रूरी नहीं है। इस वजह से लोगों के अंदर में एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी हुई और एक वैक्सीन कॉम्प्लिसेंसी भी हुई कि नहीं, शायद इन्हें की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने उस बीमारी को नहीं देखा, उसके भयानक रूप को नहीं देखा। तो उस वजह से ये वैक्सीनेशन कवरेज चली गई। और कोविड के टाइम में और बाकी की चीज़ों में लोगों का ध्यान बाकी चीज़ों पे रहा, उनकी और ज़िंदगी की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी तरफ रही। इस वजह से उन्होंने हेल्थ प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया, और वो कवरेज धीरे धीरे कम होती रही। इस वजह से ये बीमारियां दोबारा आ रही हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को दोबारा समझें, और कहीं पे भी ये सच है कि चाइना में या और भी कहीं जगह कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया और हमारी वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव रही, और हमने कोई ऐसी जीरो कोविड वाली पॉलिसीज़ नहीं अडेप्ट करी। तो उस हिसाब से हम शायद चाइना से बेहतर कंडीशन में होंगे, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रिवेंटिव चीज़ों को, हम अपनी गार्ड्स को डाउन ना करें। डॉक्टर महिमा, कोविड फटीग को लेकर लगातार बहुत बात होती है और लॉन्ग कोविड को लेकर भी बातें होती हैं। कितनी आज के वक्त में समसामयिक है, कितना असरदार ये दोनों फैक्टर्स रहते हैं? दोनों ही फैक्टर बहुत ही असरदार हैं जी, यानी कि दोनों का असर देखा जा सकता है। डॉक्टर राजेश, इस पर आपको जोड़ना चाहेंगे?
पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलते हैं आजकल। कुछ चीज़ें अभी जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे लोगों को बड़ा डर लगता है कि कोई डांस करते करते वक्त अचानक से गिरता है, बेहोश होता है, फिर डेथ हो जाती है, कोई जिम जा रहा है डरता है, डेथ हो जाती है। ये आखिर इसके पीछे रीजन क्या है और कैसे बचा जाए इससे? लोग अब जिम जाने से खतराने लगे इस वजह से। देखिए वही उसी बात पे मैं कह रहा था कि जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कार्डियक है, कार्डियोमायोपैथी लोगों को आ रही है निकल के, कुछ केस में पोस्ट कोविड हो रहा है, ILD हो रहा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बहुत लोगों को ही है कि सांस के पेशेंट उसमें बड़े हैं, जो पहले से कुछ COPD के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वो ज़्यादा कंप्लेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में भय तो है कि पोस्ट कोविड, आजकल बहुत सारे पेशेंट उसी को कोविड से कोरिलेट करते हैं। कोई अपनी कंप्लेंट बताता है, डॉक्टर साहब मुझे कोविड हुआ था 1 साल पहले, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी बहुत हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको बिल्कुल हम लोग सही कह पाए नहीं वही है, मगर हाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं निकल के, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे। डॉक्टर शिशिर, हमें से कई लोग भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। कई बार हमें कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें होती हैं, हम खुद इलाज कर लेते हैं, हम गए मेडिकल स्टोर से दवा लेके चले आए। क्या ये थोड़ी दिक्कत वाली बात रहती है? ये थोड़ी नहीं, बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है कि अगर आप, ये अच्छी बात है कि आप बीमारी के बारे में जागरूक रहें, लेकिन खुद इलाज करना शायद अगर आपको उसकी मेडिकल नॉलेज नहीं है तो उससे होता क्या है कि आप डॉक्टर तक पहुंचने में देर कर देते हैं, क्योंकि हमें एक झूठा अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि नहीं जी हमने तो कर लिया है, लेकिन उसमें अंदर अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। तो ये मतलब पासा उल्टा भी पड़ सकता है। बच्चों को लेकर कितनी जागरूकता दिखानी चाहिए, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों के इलाज को लेकर और बीमारियों को लेकर? और खास करके जो आपने बताया कि जब कोविड के वैक्सीनेशन पर हम फोकस कर रहे थे तो बाकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो थे वो बहुत हैम्पर हुए। WHO की रिपोर्ट भी ये कहती है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे। नहीं, बच्चों के लिए देखिए अर्बन सेक्टर में तो अच्छी बात है, आजकल एजुकेशन का लेवल भी और अवेयरनेस का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इस वजह से बच्चों के लिए काफ़ी जागरूक हैं ये हमारे यहाँ के गाज़ियाबाद और नोएडा के पेरेंट्स। लेकिन ओवरऑल बच्चों को लेके ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एडल्ट के मुकाबले थोड़ी सी कम रहती है, उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा जो इससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये है कि आज हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो सकती है। देखिए आज की तारीख में हमारे पैरामीटर्स क्या है सक्सेस के, कि हम देखते हैं कि कितना बड़ा अस्पताल है, कितने बेड का अस्पताल है, कितने बेड का ICU है, वहाँ पे फुटफॉल कितना है। तो ये जो वॉल्यूम ड्रिवन मॉडल है, या ये समझिए कि प्रॉफिट मार्जिन ड्रिवन मॉडल है, या फुटफॉल ड्रिवन मॉडल है, जिससे हम आंकते हैं कि कितना बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा अब हमें वैल्यू ड्रिवन मॉडल की तरफ जाना चाहिए, कि हमको ये देखना चाहिए कि हमने डिजीज़ बर्डन कितना कम किया। और इस बारे में जैसे अभी आपने जिक्र किया था पोलियो का, तो 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, पोलियो का और TB का, जिसमें हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और उस वजह से एक हम डिजीज़ स्पेसिफिक हमने मॉडल तैयार किया और उस पूरे डिजीज़ को कर्टल करने की हमने कोशिश करी जी। तो ये बहुत अच्छी कोशिशें रही हैं, और आज भी आगे भी ऐसी ज़रूरत है कि हम इस तरह के इंटरवेंशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए, डिजिटाइजेशन के ज़रिए इस तरह के इंटरवेंशंस लेके आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास कार्यक्रम में हमारे पधारे और उन बातों पर बात करने के लिए जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, ज़िंदगी की अहमियत से जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं गुजारिश करूँगा न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर अजय सर से कि सर आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे तीनों खास मेहमानों को सम्मानित करें, स्वागत करें उनका। सर तो जोरदार तालियां प्लीज एक बार हमारे खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बहुत